चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लगाए आरोपों को बताया गलत और निराधार। कहा, ऑनलाइन वोट डिलीशन संभव नहीं। मतदाता को सुनवाई का मौका दिए बिना नहीं हटाया जा सकता वोट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक से की कारीगरों और शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत। कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा 5,000 रुपये का टॉपअप। प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण और संवर्धन करने की नारनौल से हुई शुरुआत। 95 करोड़ से होगा 20 संरक्षित स्मारकों का जीर्णोद्धार। पर्यटक स्थल के रूप में होंगे विकसित। और सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश में चलाई जा रही कई गतिविधियां। मुख्यमंत्री ने पंचकूला से 9 स्तन कैंसर जांच की वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। 75,000 महिलाओं को होगी स्वास्थ्य की जांच। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए उनका खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन वोट डिलीशन संभव नहीं है और किसी मतदाता को सुनवाई का मौका दिए बिना वोटों को हटाया नहीं जा सकता। आरोपों का जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना वोटों को हटाया नहीं जा सकता। कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के वोट हटाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बताया कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए और मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजूरा निर्वाचन क्षेत्र का हवाला देते हुए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल कर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था। भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक से कारीगरों और शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश में उन कारीगरों को 5,000 रुपये का टॉपअप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन उन सभी मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का है जो अपनी मेहनत से देश के विकास की गाथा लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा समाज द्वारा आवेदन करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू होगा और जल्द ही बहनों को 2100 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपये का टॉपअप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया भाइयों उसका प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कारीगरों का सम्मान कर उन्हें सशक्त और समृद्ध करने का संकल्प लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के कारीगरों को नकद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। ऐतिहासिक नगरी नारनौल से आज प्रदेश के 20 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन की शुरुआत की गई। इसके तहत पर्यटन विभाग इन 20 राज्य संरक्षित स्मारकों के संरक्षण व संवर्धन पर 95 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च करेगा। इनमें 9 स्मारक जिला महेंद्रगढ़ के हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत चोर गुंबद व नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन विरासत के क्षेत्र में एक और कदम उठाया है। महेंद्रगढ़ जिले में भी 40 करोड़ रुपए की लागत स्मारकों को सुंदर बनाया जाएगा।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सरकार ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार कर इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है ताकि ये स्मारक विश्व के मानचित्र पर उभर सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से हमने एक और प्रण लिया है जिसमें ऐसे स्मारकों को सुंदर और पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। सिटी के नाम से हम जाने, ये सरकार फैसला करे। सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बात रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। टूरिज्म विभाग ने इन पुरानी विरासतों को सजोने का काम किया है, उनको अच्छे तरीके से उनको संवारने का काम किया है, एक प्लानिंग की है सेवा पखवाड़े के दौरान, और इसके लिए 95 करोड़ रुपए के करीब लगभग जो है मंजूर हुआ है। लेकिन ये नारनौल के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि नारनौल को सिटी ऑफ हेरिटेज के नाम से हम जाने। इसके 9 मॉन्यूमेंट्स के लिए लगभग 48 करोड़ रुपया जो है लगभग इसके लिए सैंक्शन हुआ है, और हम सब मिलकर के जो भी आप बात बता रहे सब मिलकर के इन कामों को और आगे बढ़ाएं कि नारनौल का नाम देश के नहीं विश्व के नक्शे पर जो है आए। इन स्मारकों में कैथल के भाई की बावली पर 4 करोड़ 46 लाख, जींद के किला जफरगढ़ पर 5 करोड़ 52 लाख, सफीदो किला पर 6 करोड़ 78 लाख, भिवानी के तोशाम किला पर 5 करोड़ 43 लाख और गुरुग्राम के सोहना में लाल गुंबद पर 6 करोड़ 77 लाख तथा बादशाहपुर बावली में 4 करोड़ 25 लाख खर्च किए जा रहे हैं। इनमें अन्य कई स्मारक भी शामिल हैं। प्रदेश में अब पुरानी विरासत को एक नए रूप में देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वह किसी छोटे गांव से ही क्यों ना आता हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। उन्होंने कल पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित बाल नमोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बाल नमोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये बच्चों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास का उत्सव है। ऐसे आयोजन बच्चों में नेतृत्व, टीम वर्क और समाज से जुड़ाव की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत संदेश है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे स्वयं भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इस सामाजिक बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि आप बड़े सपने देखें और समाज व राष्ट्र की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाएं। मैं सभी बच्चों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य, जो लक्ष्य हमने तय किया है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुको मत, और हमने लगातार निरंतर उसके ऊपर कार्य करना है कि प्रदेश के अंदर हमारा कोई भी युवा वो नशे की गिरफ्त में ना आए, नशे से दूर रहे। उसको लेकर के भी लगातार हम युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। हम लगातार, चाहे मैराथन हो, साइक्लोथॉन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, हम इन कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर युवाओं के बीच में जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे की, युवा हमारा साथी, हमारा सहपाठी कोई नशे की तरफ दिखाई देता है तो हमें उसको रोकना चाहिए, और हम अपने जीवन के अंदर जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर के चलेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम किसी भी ऊंचाई के ऊपर पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला के परेड ग्राउंड से 9 स्तन कैंसर जांच की वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन लगभग 75,000 माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये वैन स्वास्थ्य जांच के साथ साथ जागरूकता का भी एक माध्यम बनेगी। ये उन महिलाओं तक पहुंचेंगी जो किसी कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती। ये वैन महिला स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि सही समय पर जांच और इलाज से इस बीमारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये अभियान महिला स्वास्थ्य और जागरूकता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के बारे में जागरूकता
और पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये 16 दिन पखवाड़ा चलेगा। देश में लाखों स्वास्थ्य कैंप लगेंगे और उन कैंपों में जरूर अवश्य वो चेक कराने के लिए जाएं। 75,000 महिलाओं के स्वास्थ्य का चेकअप करने का निर्णय किया है और उसके निमित्त अभी 9 गाड़ियों को झंडी दिखा करके रवाना भी किया है और गाड़ियाँ लगभग शीघ्र ही चलने वाली हैं, जिससे कि महिलाओं तक दूर दराज गांव तक वो सुविधा पहुंच सके और डिटेक्ट करके उसमें कई प्रकार के टेस्ट और एक्सरे भी है ताकि उसका समय रहते उपचार हो सके। आदरणीय मोदी जी की ये सोच है और मोदी जी ने कहा है कि खाली टेस्ट करने के बाद अगर बीमारी का पता लगता है वहां तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी इलाज कराने का। उस कड़ी के अंदर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, क्योंकि जब नारी स्वस्थ होगी, परिवार सशक्त होगा, देश प्रदेश सशक्त होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत टोहाना के नागरिक अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए बेहद प्रेरणादायक पहल बताया। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण परामर्श और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर सांसद ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और नज़र चश्मे भी वितरित किए। साथ ही उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिला का स्वास्थ्य ही परिवार और समाज की मजबूती की नींव है। यदि नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त और समाज प्रगतिशील बनेगा। स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समृद्ध भारत की आधारशिला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। युवा, किसान, गरीब, इन सब वर्गों को साथ लेकर के देश को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है। तो आज उसमें से एक महत्वपूर्ण जो वर्ग है, महिला वर्ग है, उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सशक्त स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, आज उसी नारे को सार्थक करता हुआ आप यहाँ देख रहे हैं। ये हेल्थ का चेकअप कैंप है। इसमें खास करके हमारी माता बहनें, बच्चियाँ, इनके लिए चाहे वो उनका सामान्य जनजीवन के दौरान की बात हो या डिलीवरी के दौरान की बात हो, उस समय किस प्रकार से उनका खाने पीने का शेड्यूल रहे, कैसे वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, कैसे उनकी सेहत अच्छी रहे, जहां सरकार उनको ठीक प्रकार से इलाज मिले, इस बात की चिंता करती है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधार और दरों में बदलाव को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह ने आज भिवानी में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरें 28 से 18 व 12 से 5% करने का सीधा लाभ जनता को पहुंचेगा। इस फैसले से आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च कम होंगे और क्रय शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी की शुरुआत 2017 से की गई थी। ऐसे में ये एक रेगुलर सुधार है। त्योहारों से पहले सरकार ने जनता को सौगात दी है। दीपावली और नवरात्रों के समय इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सिर्फ लग्जरी व विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया है। इस मौके पर उन्होंने जिला के विभिन्न व्यापारी संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट व आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए विभिन्न वर्गों के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर जीएसटी के सरलीकरण में सरकार के सहयोग देने की अपील की। ये 2017 से जब से जीएसटी चालू हुई है, जब कोई टैरिफ की बात नहीं थी, जब किसी से बिगाड़ की बात नहीं थी, एक रेगुलर सुधार का एक काम है जो होता है और होता रहेगा। हकीकत ये है कि सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और वो ऐसा एक्ट नहीं बना पाए पार्लियामेंट में। अब वो ये कहें कि जी सोच हमारी थी नहीं, तड़के इंग्लैंड में बैठने वाले अंग्रेज जो छोड़ के 1947 महीनों का नहीं जाता, हमारी सोच थी हिंदुस्तान आज़ाद हो, बस अब हमारी बात को मानना है। अच्छी बात है, आज हमने एक अच्छी सुधार की तरफ लेके गए हैं। वो अपना आप भी, उन्होंने भी अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए हमारी लाइन में। वहीं व्यापारी मीनू अग्रवाल व सीए एनडी गुप्ता ने बताया कि जीएसटी की दरों में कमी से जहां पहले 18% टैक्स लगता था तथा सबका अलग अलग खाता तैयार रखना पड़ता था,
अब एक टैक्स हो गया है। उनकी दरें में जो कमी आई है उससे आमजन तथा व्यापारियों को सीधा लाभ होगा तथा वस्तुओं के दाम कम होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सभी प्रकार के लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय हो, सबको ही रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जीएसटी जो कम हुआ है, कई चीजों में जीरो हुआ है। आज जैसे दवाइयां हैं और कई कॉस्मेटिक सामान है, किताबें हैं, किसानों की सामग्री है, सब में कईयों में जीरो हुआ है। उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, खास तौर से कंज्यूमर को। कंज्यूमर में भी किसानों को, गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, दुकानदारों को, सबको बहुत फायदा मिलेगा। मोदी जी 2017 में जीएसटी का कानून लेके आए। ये कानून बहुत ही अच्छा था, इससे व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। अभी मोदी जी ने जो रेट कम किए हैं, उस रेट का आम वर्ग पे, मध्यम वर्ग पे और उच्च वर्ग पे सबको ही फायदा मिलेगा। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं वो काफी सस्ती हो गई है, अब कम भाव में उनको खरीदते हैं और डेली यूज में काम आती है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोफाइल से मिनिस्टर शब्द हटाने पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वे चाहते हैं कि लोग उनके पद को नहीं बल्कि काम को देखकर उन्हें फॉलो करें। कल रात अचानक उन्होंने प्रोफाइल में मिनिस्टर शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया था। ऐसे में कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि जिन पर उन्होंने कहा कि ये बहुत साधारण सी बात है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर जो फॉलोवरशिप है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उन्हें लोगों उनके व्यक्तित्व के तौर पर फॉलो करें, वे बहुत पहले से इस प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी, वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो। अनिल विज के कारण हो, जो बनना चाहता मेरा फॉलोअर वो अनिल विज के कारण बने। मैं तब से ट्विटर चला रहा हूँ जब मेरे पास कोई पद नहीं था। मैं तब से फेसबुक चला रहा हूँ जब मेरे पास कोई पद नहीं था। तो इसलिए मैं इसको बिना पद के अपने नाम से मैं चलाना चाहता हूँ कि वही साथी मेरे साथ जुड़े जो अनिल विज के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी पर की गई प्रेस वार्ता को लेकर कहा कि वे ऐसे पहले राजनेता हैं जो अपने ही देश में बम फोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका कोई दूसरा नाम दिया जा सकता था। उन्होंने ऐतराज़ जताया कि इसको बम का नाम ना दिया जाए। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने दीजिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि इस बार प्रदेश में बाढ़ के दौरान सरकार और प्रशासन की ओर से जो मुस्तैदी दिखाई गई है वो अभूतपूर्व रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बाढ़ से सबसे कम नुकसान हुआ है और इसका श्रेय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सरकार की सक्रियता को जाता है, जिन्होंने जनता के बीच काम कर त्वरित राहत पहुंचाई। ऐसी तत्परता और कुशल प्रबंधन पहले कभी नहीं देखा गया। विपक्ष का काम सिर्फ राजनीति करना और आरोप लगाना रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी खाद्य सामग्री और आर्थिक सहायता भेजी है, जिससे सरकार की कर्मठता और सद्भाव का पता चलता है। इतनी मुस्तैदी के साथ नैब सिंह सैनी की सरकार में, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच रह के बाढ़ के अंदर सबसे कम यदि नुकसान हुआ तो इस बार हुआ। आपके माध्यम से जिस प्रकार से कुशलता के साथ हरियाणा की सरकार ने बाढ़ के प्रबंधन किए, लोगों के बीच में पहले जाके मुआवजे की घोषणा की और लोगों को जख्मों पर मरहम लगाने का हमारी सरकार ने काम किया। केवल हमारे हरियाणा के लोगों को नहीं, हमने तो पड़ोसी राज्यों में भी खाद्य सामग्री और जरूरत के पैसे भी भेज दिए। तो
तो इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो बहुत बड़ी राजनीतिक लंबी लाइन नहीं खींच पाएंगे वो लोग। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 25 सितंबर को पंचकुला से लाडो लक्ष्मी योजना का लॉन्च करेंगे। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों की बेटियों को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख से कम है। यह योजना प्रदेश की बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए 4,925 करोड़ का बजट पहले ही तय कर दिया है और विधानसभा में 5,000 करोड़ से अधिक का बजट पारित भी किया है। यदि आगे और धन की आवश्यकता होगी तो सरकार उसमें भी कोई कमी नहीं रखेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बना रही है ताकि कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। उसका शेड्यूल जारी हो गया। मुख्यमंत्री जी पंचकुला से, मुख्यमंत्री जी के साथ मैं स्वयं, मेरा विभाग है, पंचकुला से इस ऐप को लॉन्च करेंगे और जिन परिवारों की 1 लाख रुपए से कम आमदन है उनको लाडो लक्ष्मी योजना का हम लाभ देंगे और उस ऐप को हम लॉन्च करेंगे और 1 नवंबर से उनके हाथ में 2100 रुपए जाने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने तय की है और लाडो लक्ष्मी योजना का जो 1 लाख से कम आमदन वाले परिवार हैं 4,932 करोड़ रुपए का बजट हमने अनुमानित तय किया है और पैसे की कोई कमी नहीं। हमने तो 5,000 से ज्यादा बजट पहले ही तय कर दिया था विधानसभा के अंदर, और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर के लिए खादी खरीदों के आह्वान पर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय रोजगार से जोड़ने के लिए भी सरकार काम कर रही है। फल व सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने फ्रूट लाइट ट्रैप तैयार किया है। गेहूं व जौ अनुभाग ने ट्रैप को विकसित किया है जो किसानों को नुकसान से बचाएगा। विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता यादव ने बताया कि इस ट्रैप के माध्यम से फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाली मक्खियों को नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये मक्खियां पूरे साल सक्रिय रहती हैं और फल व सब्जियों पर अंडे देकर उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। कीटनाशकों द्वारा भी इन्हें प्रभावी रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि एक ट्रैप में लगभग 6,000 मक्खियां फंस के इकट्ठा हो जाती हैं और फसल के मित्र कीटों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस ट्रैप की कीमत 130 रुपये रखी गई है। 1 एकड़ में 15 ट्रैप लगा सकते हैं। इससे फसल में होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। ये हमारी इस तरीके की ये फल मक्खी होती है। तो ये फल मक्खी क्या करती है कि कि जो फल है उसके छिलके के नीचे अंडे देती है। उस अंडों में से सुंडी निकलती है जो गुद्दे पे खाती है और जब ये छेद करके अंदर फल के अंदर जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर ग्रो कर जाते हैं जिसकी वजह से फल सड़ने लगता है। तो इस सोच के साथ हमने फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाया कि ऐसी कोई तकनीक हो जिससे कि जो मक्खियां हैं वो खुद ही अट्रैक्ट होकर इसके अंदर फंस जाए। तो इसके अंदर छोटे छोटे ये छिद्र है। तो जो नर मक्खियां हैं वो उनको ये भ्रम रहता है कि इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो खुशबू होती है वो मेल फीमेल फिरोमोन होता है कि फीमेल की खुशबू है, तो वो इसलिए फीमेल को ढूंढते हुए इसके अंदर आ जाते हैं और गुटके के टच में जैसे मैलाथ्यून इंसेक्टिसाइड भी है आके इसके अंदर किल होके ये नीचे ये इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसकी विधि है इसका काम करने की। हमारा ये जो फल मक्खी ट्रैप है सबसे जो बड़ा इसका फायदा है कि ये पर्यावरण हितैषी है और अगर इसका समय अनुसार हम फील्ड के अंदर ट्रैप को जो हमने जानकारी ट्रैप के ऊपर भी दी है, अगर हम इसको खेत के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा फ्रूट का जो डैमेज है 60 से 70% तक हम इसको इनिशियल में लगाकर ही कम कर सकते हैं। खरीफ सीजन के लिए जींद जिले की सभी मंडियों में पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। इस वर्ष पीआर धान की एमएसपी 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तथा कॉमन धान का 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। अभी तक सरकार ने खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि 1 अक्टूबर से खरीद आरंभ होने की संभावना है। अनाज मंडी के सचिव संजीव जांगड़ा ने कहा कि फसलों के रखने के लिए पर्याप्त शेड बनाए गए हैं और इसके अलावा मात्र 10 रुपये में भोजन भी उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी खरीद के लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश नहीं आए हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अपनी फसल को सुखाकर व साफ करके ही मंडियों में लेकर जाएं ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।
बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं वो हमने दुरुस्त कर दी है। तो छोटा मोटा जो हमारा रिपेयर का कार्य है वो हमारा 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा और शेड हमारे पूरी तरीके से बिल्कुल नए हैं, 2 शेड हमारे बिल्कुल तैयार है। इसके अतिरिक्त जो है हमने किसानों के खाने के लिए भी जो है प्रबंध किए हैं। गेट नंबर 2 पर अटल श्रमिक कैंटीन है, उसमें 10 रुपए के अंदर जो है खाना उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि किसान अपनी फसल को सुखाकर और साफ करके लाए और हम उनकी खरीद कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर स्वादिष्ट खाना मिलता है। यहाँ 10 रुपए में प्लेट, 11 बजे से खाना चालू है। सहायता समूह की बहनें सभी काम करती हैं 11 से 3 बजे तक। बढ़िया स्वादिष्ट 2 सब्जी, चावल, चाट, पंखा, बैठने की भी सुविधा और यहाँ सब चीजों की व्यवस्था है। यहाँ जो हमारे ग्रुप की बहनें काम करते हैं उनको काम भी मिला हुआ है। हाँ जी, हम 10 रुपए में खाना देते हैं। खाने इसमें 4 रोटी मिलती है और चावल मिलते हैं, 2 सब्जी। साइड वगैरह जिस तरह पानी की, ठंडे वाटर कूलर की भी व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा और स्पष्टता बढ़ाने के लिए ईवीएम, बैलेट पेपर के डिज़ाइन और प्रिंटिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह संशोधन चुनाव नियम 1961 के नियम 49B के तहत किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों की तस्वीरें अब बैलेट पेपर पर रंगीन रूप में छपी होंगी और चेहरा तस्वीर के 3/4 हिस्से में होगा ताकि वह साफ और आसानी से पहचाना जा सके। अब उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के रूप में लिखे जाएंगे। सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट और एक ही आकार में बड़े अक्षरों में छापे जाएंगे, जिससे समानता और स्पष्टता बनी रहे। नए बैलेट पेपर 70 GSM पेपर पर छापे जाएंगे। विधानसभा चुनावों के लिए इन बैलेट पेपरों का रंग गुलाबी होगा और इसके लिए तय किए गए विशेष रंग को इस्तेमाल किया जाएगा। इन बदलावों का इस्तेमाल सबसे पहले आगामी बिहार चुनावों में किया जाएगा और इसके बाद अन्य राज्यों में भी यह लागू होगा। इन सुधारों से मतदाताओं को बैलेट पेपर और स्पष्ट दिखाई देंगे। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित एक सिनेमा घर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं दोबारा रिलीज कर दी गई। वर्ष 2018 में रिलीज यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल जीवन पर रोशनी डालती है। इसमें उनके संघर्षशील जीवन की गाथा को पेश किया गया है। इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि दूसरों के लिए जीवन जीकर ही सच्ची खुशी हासिल की जा सकती है। 32 मिनट की इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने फिल्म देखने के बाद बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे तब उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वो जो सोच लेते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भी संगठन और बूथ को मजबूत करने का जो नारा दिया था उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। और वो जो पिक्चर देखी और शुरू से लेके अंत तक जीवन में मैंने माननीय नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है पंचकुला के अंदर। अगर उन्होंने जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि उस बच्चों को ठान लिया इसको मैंने ड्रेस ला के रखनी है और स्कूल लेके आना है, वैसे ही हम जब उनकी बैठकों में अटेंड किया करते थे तो वो एक नारा दिया करते थे, बूथ जीता देश जीता। वही उन्होंने इसको बहुत, जैसे आज पिक्चर में देखा कि उसको जिद की इसको आज मैं ड्रेस दे नहीं देनी है, स्कूल लेके ही आना है, वैसे ही उन्होंने आज हमारे को वो जो बूथ जीता देश जीता वाला नारा था वो सच करके दिखाया। फिल्म देखने आए जयंत ने बताया कि चलो जीते हैं से यही प्रेरणा मिली है कि अपने लिए नहीं बल्कि देश व मानव मात्र के लिए जीना सीखें। फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने दूसरे साथी को स्कूल की वर्दी दिलाने के लिए स्वयं मेहनत की। कि कुछ लोग बहुत तंग हैं, जो मतलब पैसों से तंग है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज देख के ऐसा लगा कि शायद हमें हम सबको या मुझे पर्सनली भी उनकी मदद करनी चाहिए ताकि हर बच्चा शिक्षा ले सके, एजुकेशन ले सके। वो बहुत मस्त है, अपने दोस्त की मदद करता है कि पढ़ने में उसका दिन नहीं लगता जब तक उसको पता लगता है कि वो पढ़ नहीं पाते सिर्फ पैसों की वजह से, तो वो उसकी मदद करता है। वो बहुत देख के मुझे बहुत अच्छा लगता। जो हमने देखा कि वो था कि मोदी जी जिसमें जो कैरेक्टर है उनका एक साथ का क्लासमेट जो है वो बहुत मुसीबत में था, उसके पास गरीबी में था, पुअर था, तो उन्होंने खुद अपनी मेहनत करके उन्होंने मेहनत करी, उसको उसका यूनिफॉर्म दिलाया और उसको स्कूल में लेके आया, उसको पढ़ाया। एंड इसी में कि मूवी का जाता है कि आप किसी के लिए जिए, आप देश के लिए जिए, अपने दोस्तों के लिए जिए, आप अपने से पहले बाकियों का भला सोचें, भला करें।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।